सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाए जाने को लेकर उठे विवादों के बीच कांग्रेस ने मुख्य सतर्कता आयुक्त सीबीसी को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम किया। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीसी राकेश अस्थाना के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। CBC was acting as an agent of Asthana and the CBC report adopts Asthana's allegations। उनकी आड़ में सब हो रहा है और इसलिए हमें कोई विश्वास या आशा नहीं है कि जिस कंधे की आड़ पे आप ये गोलियां चला रहे हैं उसी कंधे को आप हटाएंगे और या वही कंधा अपने आप इस्तीफा देगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर की एसओजी ने शोपिया से हिज्ब के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर के नेता थे। पकड़े गए आतंकी का नाम किफायतुल्लाह बुखारी है, जबकि दूसरे का नाम नावेद है। हाल ही में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि हिजबुल के कुछ आतंकी दिल्ली से छोटे हथियार को खरीदकर कुछ बड़े लोगों की हत्याएं करना चाहते हैं। इसी सूचना के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और दोनों को शोपिया से पकड़ा गया। इनके पास से 1 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर में पटाखों के धमाकों में 12 लोग घायल हो गए। सभी 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक कार्यक्रम के दौरान ये हादसा हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या से काशी तक बीजेपी भगाओ भगवान बचाओ यात्रा निकाली। लेकिन आरोप है कि अयोध्या में धारा 144 लागू होने के बावजूद संजय सिंह ने प्रशासन से इजाजत लिए बिना ये यात्रा निकाली, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में एक सभा की, जिसमें भारी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। सभा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर वाराणसी में मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया। एक तरफ तो तुम हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हो, अयोध्या में नारा लगाते हो रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और काशी में नारा लगाते हो भोले बाबा हम आएंगे मंदिर सारे तोड़वाएंगे। अयोध्या में सभा करने के बाद संजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ जैसे ही काशी के लिए आगे बढ़े, वहां पहुंचे पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि संजय सिंह ने प्रशासन से इजाजत लिए बगैर यात्रा निकाली थी। धारा 144 लगा है और उसके उल्लंघन पे हम लोग नियमानुसार जरूर कार्रवाई करेंगे। पुलिस के समझाने के बाद भी संजय सिंह नहीं माने और एक खुली जीप में सवार होकर काशी के लिए निकल पड़े। जमीन खरीदने और बेचने के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक कानून लाने की तैयारी में है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार लैंड टाइटल एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देश के हर प्लॉट, मकान या दूसरी अचल संपत्ति का एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए संपत्ति के सही मालिक की पहचान की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कानून का मसौदा तैयार है और इसे संसद में जल्द ही पेश करने की तैयारी है। फिलहाल अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त में बेचने वाले की पहचान का कोई पुख्ता तरीका नहीं होने से संपत्ति की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की कई समस्याएं बढ़ रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अदालतों में चल रही संपत्ति के जुड़े मामलों में लगभग 80% मामले मालिकाना हक से जुड़े हैं। बिहार के सहरसा में कुछ बदमाशों ने एक स्कूल की महिला प्रबंधक की पिटाई कर दी। आरोप है कि बदमाशों ने स्कूल चलाने वाली महिला से पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर उस पर हमला कर दिया। स्कूल में घुसते ही बदमाशों ने सबसे पहले महिला प्रबंधक को धक्का दिया और उसके बाद स्कूल का दरवाजा तोड़ने लगे। इस बीच महिला प्रबंधक स्कूल के दरवाजे के आगे खड़ी हो गई, जिसके बाद एक बदमाश ने बेल्ट से महिला प्रबंधक की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की, जिसके बाद महिला को पीट रहा आदमी वहां गिर गया, लेकिन उसने दोबारा उठकर प्रबंधक की पिटाई कर दी। हालांकि बीच बचाव करने के बाद बदमाश वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद एक बदमाश फिर स्कूल परिसर में दाखिल हुआ और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। फायरिंग के बाद बदमाश ने स्कूल का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की, जबकि एक बदमाश ईंट उठाकर स्कूल के अंदर फेंकने लगा। मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद 3 बदमाश एक बाइक पर बैठकर वहां से चले गए, जबकि बाकी बदमाश भी कुछ देर के बाद वहां से फरार हो गए। बोल रहा था 1.5 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे, सारा स्कूल को बर्बाद कर देंगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा किया। शशि यादव का और अज्ञात उसके साथ 20 लड़का थे। अभी से को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया जा रहा है और अभी तक गिरफ्तारी की जाएगी।
आरोप है कि मारपीट के दौरान बदमाशों ने प्रबंधक से 35,000 रुपए भी लूट लिए। हरियाणा के फरीदाबाद में सड़क पर एक लड़की ने एक लड़के की पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़का पिछले काफी वक्त से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद लड़की ने मनचले लड़के को बीच बाजार पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। हंगामा देख वहां एक पुलिस वाला भी पहुंच गया, जिससे वो लड़की लड़के की शिकायत करने लगी। अंकल इसको कह दो, मैं आज इसको अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को घेर लिया, जबकि वहां मौजूद एक आदमी ने लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिए। वहीं सड़क पर खड़ी लड़की लड़के पर उसका पीछा करने और परेशान करने का आरोप लगाती रही और पुलिस वालों से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहती रही। को नहीं पता चाहिए कि आप घर पे फोन करो, कुछ करो, एक्शन लेना पड़ेगा। 4-5 महीने जबकि लड़का हाथ जोड़कर और कान पकड़कर लड़की से माफी मांगता रहा और दोबारा उसका पीछा और परेशान न करने का दावा करता रहा। तेरी हवा नहीं चलेगी, मुझे कहते मैं तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा, ऐसे बोलता है लड़का। कुछ देर बाद पुलिस वाला लड़के को अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले गया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब सस्ती करने की एक योजना तैयार की है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सिफारिश 5वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई थी, जिसे विधानसभा में भी पेश किया जा चुका है। इस सिफारिश के लागू होने के बाद दिल्ली में शराब और बियर की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। फिलहाल दिल्ली सरकार शराब पर 20% वैट वसूल करती है, लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में लाया गया तो शराब को जीएसटी के 12%, 18% के स्लैब में रखा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल देश भर में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश में है, लेकिन अब भी कई राज्य इस पर सहमत नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की वजह से पूरी केदार घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि लोगों के घरों की छत पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे मौसम में सर्दी और बढ़ गई है। केदारनाथ धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। शिमला में हो रही भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक देखा जा रहा है। शिमला मशोबरा मार्ग पर भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। बाहर से आने वाले सैलानियों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सुखी, टॉप, झाला, हर्षिल, मुखबा, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत सभी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई है। वहां पहुंच रहे पर्यटक भी जमकर मस्ती कर रहे हैं। हम कोलकाता से आए हैं, बर्फ़ देखने आए हैं और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिला। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज हम लोगों ने। तो उत्तराखंड बहुत ही स्पेशल जगह है। पहली बार बर्फ़ देखने प्लान था कि उत्तराखंड ही आएंगे और हर्षिल में बहुत एंजॉय किया है। इट वाज लवली, अमेजिंग व्यू। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी की वजह से सड़कें जैम हो गई। सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई, जिससे सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही रुक गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी ताजा बर्फबारी हुई है। सबसे ज्यादा बर्फबारी किन्नौर के कालपा में हुई। बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों की बाछें खिल गई हैं, वहीं स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम तो बहुत प्यारा हो चुका है। अभी आज भी बादल से है, साफ भी है मौसम। बीती रात में काफ़ी जगह पे स्नोफॉल बहुत प्यारा सा हो गया है। अब शायद ठंड थोड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी, दिन को धूप हो जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धूप ही खिली हुई है और जो पहाड़ियों में जो बर्फ़ है वो अच्छी है और धूप की वजह से चमक रही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 इंडिया पर।
पहला सवाल मेरा ये है कि आप यहाँ आए, आपने तमाम मुद्दे उठाए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के भी मुद्दे उठाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी। आपने कहा सहिष्णुता देश में बढ़ रही है, आपने कहा रोजगार नहीं है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं। तो मैं तो जवाब देता हूँ। सवाल आप पूछते हो, जो आप मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैं देता हूँ। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सच्चाई है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर युवा जानता है। किसी से भी आप पूछिए, किसी भी युवा से पूछिए भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो सच्चाइयाँ हैं, और सच्चाई बताने से किसी को कमज़ोर नहीं किया जाता है। सच्चाई देखने से देश मजबूत होता है। अच्छा, एक बात आपने कहा एक अखबार से इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री से आपकी बात नहीं होती। वो जब आपका जिक्र करते हैं, आपके परिवार का जिक्र करते हैं, कहते हैं नामदार, फिर वो कहेंगे कि फ़ोन बैंकिंग होती थी, फिर वो कहेंगे कि जमानत पर रिहा परिवार। इस तरह की एक टर्म जब यूज होता है पॉलिटिक्स में, आप कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? आपको क्या लगता है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो जाने। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं प्यार से बात करता हूँ। उनके बारे में भी मैं कहता हूँ, आदर से बात करता हूँ, गलत शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ। आपने मेरे भाषण सुने हैं, आप चलते हैं हमारे साथ। मैं उनके बारे में गलत नहीं कहता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की मदद की, 30,000 करोड़ रुपए चोरी करवाए। प्यार से बोलता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि बेरोजगारी है। मैं बोलता हूँ कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया, झूठ बोला उन्होंने। हर भाषण में कहते थे कि किसानों की मदद करेंगे, और हमने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हमने 2 दिन में करा। तो जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में है, हम करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप सर लगातार ये सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, और ये बात आप 2-3 साल से कह रहे हैं। शुरुआत में जब आपने कहा तो इस पर बहुत बहस हुई, बाद में एक एक करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव हो रहा है सरकार का, आपने सीबीआई चीफ का देखा, इस पर क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, सीबीआई चीफ को 2 बार हटाने की जल्दी क्या थी? मतलब क्या जल्दी थी कि एक बार 1:30 बजे रात को प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि भैया इसको 1:30 बजे रात को हटाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको वापस लाओ, और मतलब घंटों में प्रधानमंत्री कहते हैं सीबीआई चीफ को निकालना है। मतलब क्यों? इसका क्या कारण है? और कोई और नहीं कह रहा है। सरकार में गडकरी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भैया इसको हटाओ। क्या कारण हो सकता है? पूरा देश जानता है कि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी करने जा रहे थे। पूरा देश जानता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। पूरा देश जानता है कि जब उन्होंने इंक्वायरी डालने का काम शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको हटाया। अब क्यों हटाया? राहुल गांधी जवाब थोड़ी दे सकता है, वो तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। मगर बात सिंपल है। एचएएल हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से बना रही है। अनिल अंबानी हवाई जहाज बनाना नहीं जानता है। पता नहीं कैसे अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी ने दिलवा दिया। वो मेरिट की बात करते हैं, नामदार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अनिल अंबानी में क्या मेरिट है? हवाई जहाज बनाने में क्या जानते हैं वो? तो उन्होंने एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? अनिल अंबानी को क्यों दिया? यह सवाल है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी छोटे दुकानदार से आप पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पूछिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मजाक बना रखा है। आप किसी भी दुकानदार से पूछिए भैया हालत क्या है, हाथ जोड़ के कहते हैं भैया नरेंद्र मोदी को पहले हटाओ। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। तो आप तो कह ही रहे हैं कि हटा देंगे 2019 में। मैं नहीं हटाऊंगा, हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। हिंदुस्तान के किसान, छोटे दुकानदार, युवा। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे, बदल दिया।
मगर गलत तरीके से बदला। जो भरोसा लोगों में था, मुझे याद है, जो भरोसा युवाओं में था, वो आज टूट गया है। मुझसे बात करते हैं, कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने, हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र जी, इनको अब हम निकालने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की भावना है। अच्छा, सर आप एक सर महागठबंधन का जो मामला था, क्या अखिलेश यादव से मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बातचीत थी, क्या इस महागठबंधन से पहले उन्होंने बात की आपसे, थोड़ा निराशा है या नहीं? एकदम वो ना कांग्रेस पार्टी से, ना हमसे, ना हमारे लोगों से बात की। मगर देखिए, मैंने कल बोला, राजनीतिक डिसीजन है, उन्होंने अपना राजनीतिक डिसीजन लिया और हम उनका आदर करते हैं, मायावती जी का आदर करते हैं, अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का आदर करते हैं। बट अब हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और मेरी थिंकिंग है, शायद गलत है, मगर मेरी थिंकिंग है कि मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। चलते चलते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है राहुल जी, 2019 का नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि राम मंदिर का मसला कभी उछाला जाता है, कभी बड़ा सिंपल नैरेटिव है भाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की जिंदगी बदलना, ये 3 मेन मुद्दे हैं। राफेल बहुत बड़ा मुद्दा है और 2 साइड वाले मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम पैसे में हिंदुस्तान के हर नागरिक को दिलवाना, ये बेसिक फाउंडेशन है। और जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जो खोखले निकले, झूठे निकले, उन पे भी सवाल उठेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो कैरेक्टर है, नरेंद्र मोदी जी ने HAL के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी दी है, उनको परे करके अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर खुल के उन्होंने बात की। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं राहुल गांधी, लेकिन जो कुछ भी वो बातें यहां कह रहे हैं उस पर देश में सियासत गर्म है और राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेलने से नहीं चूक रहे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दुबई। सियासी हलचल बढ़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश में गए हैं, हमने भी इससे बड़े बड़े कार्यक्रम विदेश में किए। एक बार दोनों भाषणों को कंपेयर करके देखना चाहिए। भारत के गौरव बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते थे, भारत को अपमान हो, भारत के बारे में दुनिया में गलत छवि छपे बने, इस प्रकार के भाषण राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बहुत दुखद है। शरद यादव जी हमारे साथ हैं। लगातार कोशिश शरद जी आप करते रहे हैं कि सब लोग एक मंच पर आएं, इकट्ठे होकर के मोदी सरकार को टक्कर दें चुनाव में। क्या ये उन कोशिशों को झटका है? ये तो त्रिकोणीय मुकाबला एक तरीके से हो जाएगा यूपी में। देखिए, कोई अनोखी बात नहीं है यूपी में। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में कई जगह चुनाव हुए हैं। कलकत्ता, आपके बंगाल में होंगे, तो हर सूबे में अलग अलग परिस्थिति है। एक तो मैं ये मानता हूं कि सपा बसपा का जो गठबंधन है एक मजबूत कदम बीजेपी को हटाने के लिए एक मजबूत कदम बढ़ा है। अच्छा होता सब पूर्ण लोगों को साथ लेकर चलते, लेकिन जो आप कह रहे हो सूबे सूबे में फर्क, सूबे सूबे में अंतर रहेगा अलायंस के मामले में। लेकिन इससे नुकसान होगा क्या? अगर कोई नुकसान नहीं होता है। ये पूरे देश भर में हर सूबे में अलग अलग परिस्थिति है। जैसे आप केरल ले लीजिए, तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ कोई दूसरा नहीं, तो वो दोनों जीतेंगे, तो वो गठबंधन के लिए कोई उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह हर सूबे में, अब अभी जैसे मान लो मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, कांग्रेस अलग लड़ी, बीएसपी और एसपी अलग लड़ी थी, तो उससे गठबंधन पर कोई असर होगा या बीजेपी को हटा, बीजेपी के खिलाफ जो गोलबंदी है, तो साझा विरासत 7 जगह हुई है।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश से बाहर जाकर के देश के बारे में गलत इमेज बना रहे हैं, देश की गलत खराब चीजें बता रहे हैं देश की। राहुल गांधी उस पर ये कह रहे हैं कि भाई मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की तरह सवालों से भाग नहीं सकते। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इमेज खराब होती है उससे कंट्री का, ऐसा कुछ है? नहीं, अजीब तरह की बहस है भाई। दुनिया ओपन है, हर आदमी को मालूम है कि क्या भारत में हो रहा है, क्या चीन में हो रहा है, क्या अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति हो चाहे और चीज हो, ये जब जा रहे हैं बाहर तो ये सब यानी बाहर बोल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे क्या? राहुल गांधी यदि बाहर गए हैं तो देश के बारे में कौन सी बात छुपी हुई है? यहाँ जिस तरह से गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर आपके वादे किए उसको छोड़ करके मंदिर मस्जिद के नाम पर जो आपस में तनाव बना रहे हैं, वो कौन सी छुपी हुई बात है? वो जी, दुबई में राहुल गांधी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते और उस पर बोलने से डरते हैं, और मैं बोलता हूं उस पर। मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। श्री राहुल गांधी जी अपनी भाषा में संयम रखें और ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। राहुल गांधी जी को जवाब देने के लिए केशव प्रसाद पर्याप्त है, और मोदी जी से मुकाबले की कोशिश मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के लिए उचित नहीं लगती है। और जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं इस देश में कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मोदी जी की ईमानदारी पर सवाल उठाने का मतलब है जैसे वह एक तरह से राहुल गांधी जी को मोदी जी के जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वह सत्ता में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता के विश्वास के प्रतीक हैं। इसलिए राहुल गांधी जी घटिया और मिथ्या आरोप लगाने से बचें और असंयमित अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचें। 2019 के चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी। आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो देश के बाहर जाकर इमेज खराब कर रहे हैं देश की, अब उन्होंने कहा है कि देश की इतनी मजबूत है नींव, उससे खराब नहीं होता। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को देश की न चिंता है, न देश की सुरक्षा की चिंता है, न देश की जनता की चिंता है। उनको केवल सत्ता से बेदखल रहने के कारण से जो बेचैनी है, उस बेचैनी में जैसे कोई पानी से बाहर निकली हुई मछली तड़पती है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेस तड़प रही है।